आज के इस विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो हमारे और आपके यानी समाज के हर घर से जुड़ा है। ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है और सच कहूं तो कई बार इसके परिणाम इतने दुखद होते हैं कि रूह कांप जाती है। हमारे सामने जो सोर्स मटेरियल मौजूद है, आज हम उसकी गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि माता-पिता की अपेक्षाओं का बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर आखिर कितना गहरा असर पड़ता है। ये सिर्फ कोई किताबी अध्ययन नहीं है, बल्कि हमारे आसपास जो रोज घट रहा है उसका एक आईना है। हम अक्सर लोगों की सफलता की कहानियां तो सुनते हैं, लेकिन जरा सोचिए उस सफलता के पीछे क्या कीमत चुकाई गई है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे। अब ये सवाल सीधे तौर पर सोचने पर मजबूर कर देता है ना। क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की चाहत में हम अनजाने में ही उन्हें टूटने की कगार पर धकेल रहे हैं? देखिए, हर माता पिता अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे सोर्स एक बहुत ही बारीक लाइन की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ है देखभाल करना और दूसरी तरफ है एक अदृश्य दबाव बनाना। तो चलिए इस मुद्दे में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये दबाव असल में काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अपेक्षाओं का बोझ। हमारे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत घर की उन चार दीवारी के भीतर मौजूद उस सबसे आम तनाव से होती है जिसे अक्सर हम लोग बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अवास्तविक लक्ष्यों का कुचल देने वाला बोझ। मतलब लक्ष्य सुनने में तो बड़े आम लगते हैं, बेटा हर परीक्षा में 95% से ऊपर नंबर तो आने ही चाहिए, या फिर बस डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। सोर्स बताते हैं कि जब माता पिता अपने वो सपने जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए, जैसे कि आईएएस अधिकारी बनना, उन्हें बच्चों पर थोप देते हैं, तो इससे बच्चों के अंदर सफलता की कोई भूख पैदा नहीं होती, बल्कि उनके अंदर असफलता का एक बहुत गहरा डर बैठ जाता है। वो जीतने के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि सिर्फ हारने और डांट पड़ने के डर से भागते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, माता पिता का हानिकारक व्यवहार। बात सिर्फ करियर के दबाव तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, अपने चचेरे भाई जैसा बनो या उसकी तरह पढ़ाई करो। ये एक ऐसी लाइन है जो भारत के लगभग हर घर में गूंजती है। लेकिन सोर्स बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो लगातार तुलना की जाती है ना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधे सीधे बच्चे के आत्मसम्मान, उसके सेल्फ एस्टीम पर गहरी चोट करती है। जब बार बार किसी और का उदाहरण बच्चे के सामने रखा जाता है, तो उसे लगने लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भी काफी नहीं होगा। और फिर ये वाली बात, ये सब समय की बर्बादी है। ये छोटा सा वाक्य कैसे एक बच्चे की पूरी पहचान छीन सकता है, ये वाकई हैरान करने वाला है। मान लीजिए किसी बच्चे को आर्ट्स में, म्यूजिक में या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है और उसे बस ये कहकर रोक दिया जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब समय की बर्बादी है, तो वो अपनी असली पहचान ही खो बैठता है। सोर्स के मुताबिक बचपन में ही अपने जुनून को मार देना बच्चे के अंदर जिंदगी भर के लिए एक खालीपन पैदा कर देता है। यहाँ भौतिक और भावनात्मक समर्थन के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर हम बच्चों को अच्छे ब्रांडेड कपड़े, महंगी किताबें और सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमारी परवरिश एकदम परफेक्ट चल रही है। लेकिन इस भौतिक समर्थन के बीच एक बहुत भारी भावनात्मक उपेक्षा हो रही होती है। जब हम बच्चे के डर, उसकी उदासी या उसकी एक्साइटमेंट को बैठकर शांति से सुनने का समय ही नहीं निकालते, तो वो बच्चा भरी भीड़ में भी अंदर से बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और इसी से हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो इन सब चीजों का एक बढ़ते हुए बच्चे के दिमाग पर आखिर क्या असर होता है? जब एक बच्चा लगातार एक ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां बस कमियां निकाली जा रही हों और उसकी भावनाओं को कोई सुन ही नहीं रहा हो, तो उसके अंदर एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। सोर्स इस स्थिति को इम्पोस्टर सिंड्रोम का नाम देते हैं। जब बच्चे को सिर्फ उसकी गलतियों पर टोका जाता है और कोशिश करने पर कोई शाबाशी नहीं मिलती, तो वो खुद को काबिल मानना ही बंद कर देता है। उसे अंदर ही अंदर लगने लगता है कि वो एक धोखेबाज है और जो कुछ भी वो कर रहा है वो कभी सही हो ही नहीं सकता। ये फीलिंग उसे जीवन में पूरी तरह से हार मानने पर मजबूर कर सकती है। आप इस टेबल में साफ देख सकते हैं कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और बच्चे के मनोविज्ञान के बीच कितना सीधा कनेक्शन है। अगर बच्चा फेल हो जाए या कुछ गलत कर दे और उस पर चिल्लाया जाए, तो वो डर के मारे जीवन में कुछ भी नया ट्राई करना ही छोड़ देता है। अगर उसके छोटे बड़े सारे फैसले माता पिता खुद लेने लगें, तो बच्चा पूरी तरह से अनिर्णायक और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। और अगर उसे हद से ज्यादा प्रोटेक्शन दी जाए, ये कह के कि अरे तुम गिर जाओगे, मैं कर देता हूं, तो वो जीवन में कभी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख ही नहीं पाता। अब आते हैं भाग 4 की तरफ, गंभीर परिणाम। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गंभीर, डरावने और चिंताजनक हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। जब यह मानसिक तनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो इसके परिणाम बेहद भयावह होते हैं। ये दुखद पतन कैसे शुरू होता है? सबसे पहले आती हैं अवास्तविक अपेक्षाएं।
उसके बाद शुरू होती है भावनात्मक उपेक्षा, जहां बच्चा अपनी बात किसी से कह ही नहीं पाता। इसके नतीजे में जन्म लेता है गहरा अकेलापन और डिप्रेशन। और जब ये दर्द सहने की हद से बाहर हो जाता है तो ये सीधे विद्रोह या फिर आत्महत्या के विचारों में बदल जाता है। ये कोई एक दिन में नहीं होता, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बच्चे को अंदर से खत्म कर देती है। सोर्स मटेरियल यहां एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। लगातार अपनी इच्छा के खिलाफ किसी और का थोपा हुआ जीवन जीने का बोझ बच्चों को अंदर से विद्रोही बना देता है। माता पिता के द्वारा दिए गए इस भयानक मानसिक और शारीरिक दबाव में आकर जो बच्चे किसी तरह बच भी जाते हैं, वो अक्सर बड़े होकर बिल्कुल गलत राह पर चल पड़ते हैं। इस दबाव और घुटन से बचने के लिए वो घर के बाहर सुकून खोजते हैं। और पता है इसका अंजाम क्या होता है? वो बुरी संगति में पड़ जाते हैं, विद्रोह में आकर हथियार तक उठा लेते हैं और बड़े होकर खतरनाक गैंगस्टर और किलर बन जाते हैं। ये सिर्फ क्राइम की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये उनके अंदर दबे हुए उस गुस्से का विस्फोट है जिसे कभी सुना ही नहीं गया। और जो बच्चे इस दबाव को बिल्कुल नहीं झेल पाते, उनके साथ जो होता है वो इस पूरे चक्र की सबसे बड़ी और खौफनाक त्रासदी है। माता पिता के द्वारा दिए गए इस लगातार मानसिक और शारीरिक दबाव में आकर खुद को अनसुना और असफल महसूस करते हुए बच्चे अक्सर गहरे अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसी दबाव के चलते कई बार वो आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ये सिर्फ एक बुरा दौर नहीं है, ये एक सीधा अलर्ट है कि हमारी परवरिश का तरीका किस कदर गलत दिशा में जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 की तरफ, खुशी और विकास का अंत। अगर हम चरम और खौफनाक परिणामों से थोड़ा पीछे भी हटें तो हम देखेंगे कि कम गंभीर मामलों में भी ये जहरीला माहौल बच्चे के नॉर्मल विकास को कैसे रोक देता है। हमारी कुछ बहुत ही आम आदतें इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे अगर बच्चे की हर गलती पर तुरंत उसे टोका जाए तो वो रिस्क लेना भूल जाता है, या फिर अगर वो एक नंबर ज्यादा ले आए और हम ये कहें कि इसमें क्या है, तुम और अच्छा कर सकते थे, तो उसकी सारी पॉजिटिविटी वहीं खत्म हो जाती है। इसी तरह बच्चे के सामने लगातार पारिवारिक झगड़े होना उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह से छीन लेता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से भाग 6 पर, सही संतुलन खोजना। इतने सारे नकारात्मक प्रभावों को देखने के बाद जाहिर है कि मन में ये सवाल उठता है कि भाई तो फिर किया क्या जाए, हम इस नुकसान को कैसे रोक सकते हैं और बच्चों को सही दिशा कैसे दिखा सकते हैं। सोर्स सामग्री इसका एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष देती है। टफ लव यानी सख्ती और प्यार का सही संतुलन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बच्चों को अनुशासन में ना रखें। इसका मतलब ये है कि नियम तो हो, लेकिन साथ ही एक ऐसा भावनात्मक समर्थन भी हो जहां बच्चा बिना किसी डर या झिझक के अपनी बात आपसे कह सके। यही संतुलन एक स्वस्थ भविष्य की असली चाबी है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली सच्चाई सामने आती है। हर बच्चा अपने आप में बिल्कुल अलग और अनूठा होता है। उसकी क्षमताएं, उसकी रुचियां और दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। हम सबको एक ही सांचे में नहीं ढाल सकते। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जो तरीका एक बच्चे को सफल बनाता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। हो सकता है दूसरे के लिए वो तरीका पूरी तरह से विनाशकारी साबित हो। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल खड़ा है। क्या हमारी इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य एक ऐसा इंसान तैयार करना है जो अपनी स्वतंत्र सोच रखता हो और जीवन में वास्तव में सफल हो, या फिर हम सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो चुपचाप बिना कोई सवाल किए बस हर आदेश का पालन करता रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को आज बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हमारे इस विश्लेषण में आज साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।